क्या हुआ? पापा, हाई स्पीड अलायंस कंपनी का नेट आ गया है। आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाएं। तो आज ही संपर्क करें अलायंस कंपनी। ये तो शुरू करवा। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। आज देश के सामने एक अजब टाइप का मुद्दा है और उसी पर हम लोग यहाँ नारद मीडिया की स्टूडियो में इकट्ठा हैं और उस पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे दाहिनी तरफ है जिले के प्रख्यात शायर श्री तंग इनायत पुरी जी। उनके ठीक दाहिनी तरफ है जेडे इस्लामिया कॉलेज के हिंदी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर अशोक प्रियंवद और उनके ठीक दाहिनी बगल है जिले के वरीय अधिवक्ता डॉक्टर विजय कुमार पांडे जी। हम आप सभी से बारी बारी से ये पुलवामा से लेकर और अभिनंदन तक के भारत आने की पूरी घटना का हम विचार करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अशोक पांडे जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि सर, ये पुलवामा से लेके और जो अभिनंदन के लौटने तक की पूरी जो घटनाक्रम है उस पर एक आप निगाह डालें। धन्यवाद राजेश। क्लाइमेक्स ही समाधान देता है। कश्मीर की जो समस्या पिछले 50 वर्षों से चल रही थी, अब वह अपने चरम पर है और इसलिए समाधान के करीब है। मैं इस नजरिए से इसको देख रहा हूं। उसको न पुलवामा से जोड़िए, यह एक चक्र है। आप याद कीजिए, पूरे घटनाक्रमों का विवरण दे पाना तो संभव नहीं है, लेकिन जो उन्माद कश्मीर में पैदा हुआ पड़ोसी राष्ट्र के जरिए, जो वहां की परिस्थितियां बदलती गई और भारत से उसकी दूरियां बढ़ती गईं और जिहादी तत्वों का बोलबाला बढ़ता गया, बाहरी इंटरवेनर्स बढ़ते गए और हमारी सरकार धीरे धीरे अपने को समेटती गई, ऐसा लगने लगा था। 5 वर्षों की पिछली सरकारों में पिछले जो 3 साल बीते हैं, 4 साल बीते हैं, आप देख रहे होंगे कि कश्मीर के लिए इतनी उदारता से उसने काम किया है। उनको जो सारी सुविधाएं दी जानी थी, भारत के सामान्य नागरिकों से ज्यादा सुविधाएं, सहूलियतें, अवसर और मेन स्ट्रीम में आने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज पैदा किए। बाढ़ को याद कीजिए, उनके लिए रोजगार को याद कीजिए, उनके रहने सहने खाने पीने की समस्त बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा की याद कीजिए। सब कुछ मिला, इसके बाद भी उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया। इसके कारण यह है कि उनके ऊपर जो एक उन्माद चढ़ा हुआ है जिहाद का, और हम एक अलग राष्ट्र होंगे या हम इस्लामीकरण करना चाहते हैं, इस तरह का जो जुनून खास तौर पर पश्चिम एशिया के उन हिस्सों में जो पख्तून है, जो पीओके है, जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, एक बहावी मूवमेंट से प्रभावित हो रहा है। जब तक बहावी कश्मीर में नहीं आए थे तब तक कश्मीर स्वर्ग था। जब बहावियों का प्रवेश बढ़ा तो कश्मीर कत्लगाह बन गया। यह सब पिछले 2-3 दशकों में हुआ है। इसे हम रोक पाने में विफल रहे हैं। हमने सारी कोशिशें कर ली, यह कोई नहीं कर सकता है। और जो पिछला 15 पखवाड़ा है, खास तौर पर सरकार ने निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि बल प्रयोग किया जा रहा है। उन आतंकवादियों के खिलाफ एक कारगर नीति, एक आक्रामक नीति पहली बार भारत सरकार की सामने आई है, जिसमें ये अलगाववादी, जिसको पालते रहे हैं हम समस्त सारी सुविधाएं देकर, उनके खाने, रहने, उड़ने, उनके ऐशो आराम, उनकी विलासिता के सारे संसाधन भारत सरकार देती रही है और वे पाकिस्तान से भी पैसे लेते रहे हैं, पलते रहे हैं।
एक तरह से ब्लैकमेलर्स की भूमिका में रहे हैं। आज ये सब बेनकाब हो गए हैं और सब पर एक मजबूत सरकार को जो स्टेप लेना चाहिए वह पिछले 15-20 दिनों से उभर कर सामने आई है। इसी की प्रतिक्रिया में ये समस्त घटनाएं जो दिख रही हैं या हो रही हैं वो उभर कर आई हैं। संभव है कि इससे भी भयावह घटनाएं हों आगे के दिनों में, लेकिन इसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। जब युद्ध है मान के चलें, और युद्ध में कभी हार कभी जीत, कभी आगे कभी पीछे, कभी नुकसान होता है, लेकिन जीत होती है और होगी। यह विश्वास हमें रखना चाहिए अपने नेतृत्व पर और अपनी सेना पर। रंगनायकपुरी सर, आप समाज के चिटेरा हैं। एक बड़ा तल्ख सवाल है, ये जो घटना है ये पूरे 14 फरवरी से लेके अभी तक, इस पर अपना समाज, अपने देश का समाज बटा हुआ है। आखिर आप एक शायर होने के नाते आप इसको कैसे आकलन इसका करते हैं? देखिए, हमारा देश या यहाँ के 125 अरब लोग कहीं बटे नहीं हैं, लेकिन इस देश की राजनीति बटी हुई है। और राजनीति इसलिए बटी हुई है कि उसे हर हाल में सत्ता हासिल करने के होड़ में वो है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे पाकिस्तान से कोई शिकायत नहीं है। हर देश अपनी सुरक्षा करता है, अपनी सियासत के तहत चलता भी है, और अगर आतंकवादी गतिविधि को में कहीं से संलिप्त है तो वह देश अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी के मुताबिक चल रहा है। मुझे रोना इस बात का है, जब जब मैं इमरान खान साहब को मैं जब जब देखता हूं तो मुझे हैरत नहीं होती है। वह किसी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब जब उनके पक्ष में या आज जो हुकूमत जो कुछ कर रही है उसके विरोध में जब हमारे देश के विभिन्न पार्टियों के नेता जब सवाल पूछने लगते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं यह देश खतरे में नजर आता है। और मैं महसूस करता हूं कि आखिर कौन सी बात हो गई, और तब एक ही सॉल्यूशन, एक ही बात सामने निकल के आता है कि इस देश के राजनेता देश से बड़ा हुकूमत को समझने लगे हैं। देश से बड़ा उनके सामने, देश से बड़ी कुर्सी हो गई है। यह अपने आप में आश्चर्य ही नहीं, मैं समझता हूं कि ये जो राजनेता जिस चरित्र को लेकर आज इस देश में जी रहे हैं, आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन मैं फिर भी इसके बाद भी कहता हूं कि इस देश का आम आदमी एकजुट है, और अगर एकजुट नहीं होता तो पाकिस्तान 48 घंटा हमारे एक जवान ऑफिसर, हाँ जी, एक कैप्टन को, विंग कमांडर को 48 घंटा रखने में भी पाकिस्तान को पसीने आ जाएं, यह हमारे देश की राजनीति या हुकूमत की इच्छा शक्ति है, इस देश के लोगों की राष्ट्रभक्ति है। और कहीं न कहीं पाकिस्तान ने यह महसूस किया है कि हम 20 करोड़ 25 करोड़ लोग, 1.25 अरब लोग अगर सांस भी लेंगे तो हम उड़ जाएंगे। यह पाकिस्तान को इस बात का एहसास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन अगर बढ़ चढ़ के पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे घर के विभीषण को कौन हटाए। ये विभीषण जो हैं वो उनको भी बोलने का अवसर देते हैं। मैं एक बार पुनः यह कहना चाहता हूं कि पुलवामा से लेकर आज तक की जो घटनाएं घटी हैं, जब जब घटी हैं, हमारे देश की राजनीति ने या हुकूमत ने या सरकार ने या आम आदमी ने सही स्टेप लिया है और सही रास्ते पर हम आगे बढ़े हैं। यहां तक कि जो सर्जिकल स्ट्राइक उसके पूर्व भी हुआ था,
वह भी अपने आप में एक अनूठा काम था। फिर उसके बाद पुलवामा के बाद जो जो घटनाएं घटी और हमारे फौज के लोगों ने जिस रूप में फेस किया है, वो भी अपने आप में प्रशंसनीय है और सही कदम है। आगे जो हमारे यहाँ का एक जाबाज ऑफिसर वहां पकड़ा गया, फिर वहां से छूट के आता है, यहां पहुंचता है, सही समय पर सही निर्णय लेकर के उस पर दबाव बनाया गया और वो उसे छोड़ा गया और वो आया भी। हमारे देश को लोगों ने जश्न भी मनाया, यह हमारी राष्ट्रभक्ति है। लेकिन इस राष्ट्रभक्ति में अगर हमारे देश के राजनीतिज्ञ जहर बोते रहेंगे तो हम इस राष्ट्रभक्ति को बहुत दिनों तक मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यह सोचनीय प्रश्न है और हमें इस देश के आम आदमी को इसमें एक रोक लगाना होगा। ऐसे लोगों से निपटने के लिए कोई सरकार नहीं निपट सकती है। ऐसे लोगों से निपटने के लिए आम आदमी निपटेगा। आम आदमी उसका सही जवाब दे सकता है। मैं पूछता हूं कि ऐसे लोग जब जब चौराहे पर कोई दो चौकी लगा करके और माइक पर भाषण देने लगे तो उसको आम आदमी रोक सकता है, उसे इग्नोर कर सकता है, उसका विरोध कर सकता है। यह आम आदमी कर सकता है। मुझे लगता है कि ऐसे अवसर पर हमें सिर्फ अपनी बहादुरी का जश्न मनाना चाहिए। हमें यह महसूस करना चाहिए कि जिस दंश को हम आज 25 साल से झेल रहे थे उसमें हम एक कदम आगे बढ़े हैं। मैं आमतौर पर यह कहा जाता है कि उसको राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि फौज और सरकार या हुकूमत या राजनीति को अलग अलग होना चाहिए। सभी एक दूसरे के पूरक हैं। ये तब तो पाकिस्तान की बात हो जाएगी कि सरकार उनके जो प्रधानमंत्री होते हैं वहां की मिलिट्री से उनका कोई वास्ता नहीं होता। मिलिट्री जो चाहती है वो करती है। लेकिन हमारे देश में हमारी हुकूमत, हमारी अपोजिशन, राजनीति, हमारे देश का आम आदमी और हमारे देश में जो फौज है, ये सारे लोग एक दूसरे के पूरक हैं। और मैं समझता हूं कि अगर हमारा एक जाबाज ऑफिसर वहां तक गया था तो हिंदुस्तान के 1.25 अरब लोगों का हौसला उसके साथ था। अगर वहां तक पहुंचा तो हमारे देश के हुकूमत की इच्छा शक्ति उसके साथ थी। और अगर पुनः वहां से वापस आया तो हमारे देश के राजनीतिज्ञ और हमारे देश के ईमानदार राजनीतिज्ञ, उन तमाम लोगों का एक दबाव था जिसकी वजह से उसे वापस पुनः करना पड़ा। मैं नहीं समझता हूं कि शांति दूत बन के उन्होंने वापस किया। वो चेहरा आप याद कीजिए, मैं भी टीवी पर देख रहा था, एक सहमा हुआ प्रधानमंत्री पहली बार मैंने देखा था जिसने कहा कि मैं पीस गेस्चर के लिए इनको छोड़ रहा हूं। लेकिन वो चेहरा बता रहा था कि वो पीस गेस्चर नहीं, उनको ये डर था कि अगर हमने नहीं छोड़ा तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। और पाकिस्तान की वजूद हिंदुस्तान के सामने बहुत बहुत छोटा है पाकिस्तान। इसलिए मैं समझता हूं कि यह एक बहादुरी का काम हुआ है। हमें जश्न मनाना चाहिए, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। और इस वक्त यह सवाल पूछा जाना कि कितने मारे गए, क्यों मारे गए, अगर कोई राजनीतिज्ञ इस तरह का सवाल पूछता है तो मैं उसे राजनीतिज्ञ की संज्ञा देने से इनकार करता हूं। इसलिए कि हमेशा इस देश में राजनीतिज्ञ ईमानदार को ही कहा गया है और ईमानदारी से परे हटके फौज से अगर सवाल पूछा जाता है तो उसे मैं राजनीतिज्ञ की संज्ञा नहीं देता हूं। मैं समझता हूं कि उसकी संज्ञा सिर्फ और सिर्फ विभीषण ही उसे कहा जा सकता है, दूसरा कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि मातृभूमि की इस मिट्टी का हर माथे पर चंदन है, 1.25 अरब लोगों के इस अभिनंदन का अभिनंदन है। डॉक्टर साहब विजय पांडे जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पुलवामा की घटना से लेके और अभिनंदन का आना, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, जनेवा जो संधि है, इसके तहत, और खासकर जो आतंकवादी घटनाएं हमेशा कश्मीर में होती हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसका कहां तक निदान निकाला जा सकता है और कैसे निकाला जा सकता है? धन्यवाद राजेश जी।
अभी आपने जो सवाल किया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अब जिनेवा संधि की बात आई है, दो तरह की बातें इसमें सामने आई है। कानून की दृष्टि, कानून तो बहुत वो लिपिबद्ध है और उसके हिसाब से उसकी व्याख्या होती है और उसी हिसाब से उसकी पर कार्रवाई भी होती है। जहाँ तक जिनेवा कन्वेंशन की बात है तो वो जिनेवा कन्वेंशन के तहत अभी जो हमारे ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट और कह लीजिए उनको विंग कमांडर जो अभिनंदन है, जिनकी वापसी हुई है, तो जिनेवा संधि जो बनी थी उसमें उसके सदस्य हम भी हैं और पाकिस्तान भी है और दुनिया के और भी देश हैं, और जिन्होंने उस संधि पे साइन किया है वो सभी लोग उसकी शर्तों को मानने के लिए बाध्य हैं। और उसमें ये बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि अगर शांति काल है या फिर युद्ध काल है, दोनों ही परिस्थितियों में अगर किसी भी मित्र देश का या जिस देश से लड़ाई चल रही है या कोई बात हो रही है, कहीं कन्फ्लिक्ट है, तो उसमें अगर उस देश का कोई भी फौजी दूसरे देश की सीमा में पकड़ा जाता है, पाया जाता है, तो उसके साथ एक सैनिक की तरह व्यवहार किया जाएगा, उसको टॉर्चर नहीं किया जा सकता है। ये जिनेवा संधि का जो कंडीशंस है उसमें लिखित है। अभी जो अभिनंदन की जो कल वापसी हुई है भारत में, इस पे मैं भी टीवी में देख रहा था, ये बातें आ भी रही हैं और उनकी एक वीडियो आज वायरल भी हुई है जिसमें ये आया है कि उन्होंने खुद इसको स्वीकार किया है कि मुझको मानसिक तौर से टॉर्चर किया गया है, फिजिकली तो नहीं टॉर्चर किया गया। फिजिकली उस समय कुछ घटनाएं हुई थी जो उस समय के एक वीडियो से सबको पता चला है। तो जहां तक सवाल है फिजिकल टॉर्चर नहीं करने का, अगर फिजिकली टॉर्चर नहीं किया गया तो बहुत सारी बातें नहीं है, लेकिन अगर मेंटली टॉर्चर किया गया, कहीं ना कहीं उनको परेशान किया गया है, तो डिप्लोमेटिक फोरम पर इसको देश के तरफ से, इंडिया की तरफ से लाया जाएगा और उस पर वो डिप्लोमेटिक जो वे है उसमें उनकी भर्त्सना होगी या उस पर जो कार्रवाई हो सकती है, जो उसका अकॉर्डिंग टू प्रोविजन उस पर कार्रवाई होनी है। लेकिन अगर फिजिकली बहुत टॉर्चर नहीं है तो ये डिप्लोमेटिक मैटर बन के रह जाएगा, जैसे कि पूर्व की घटनाओं में भी होता आया है। इसके पहले भी करगिल में नचिकेता के साथ ही घटना हुई थी, जिनको लगभग 4 महीने के बाद पाकिस्तान ने वापस किया था। 71 में भी इस तरह की घटना है, उसको लंबे समय तक रखने के बाद वापस किया था। तो ये पाकिस्तान की एक अपनी नीति रही है। जहां तक पुलवामा की घटना का सवाल है, तो पुलवामा की घटना में जो कुछ भी हुआ वो हमारा इंटरनल मैटर है और वो अंतर्राष्ट्रीय कानून तो बहुत उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। भारत मतलब हमेशा डोजियर देता है कि आप जो हैं इसमें मुलविस हैं, लेकिन जी हाँ, उसमें ये है कि हम चूंकि ये मान के चलते हैं, मान के नहीं चलते हैं, ये सच्चाई भी है। हमने जो डोजियर दिया है, हमने जो एविडेंस पड़ोसी राष्ट्र को दिया है, हमने जो यूएन को सौंपा है, उसमें ये हमने बताया है कि नहीं, हमारे यहाँ जो ये आतंकवादी गतिविधि हो रही है वो पाकिस्तान प्रायोजित है और उसके ये पर्याप्त प्रमाण है, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पे पड़ता रहा है। और बाकी जहां तक हमारी सेना का सवाल है, चाहे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का सवाल है, चाहे हमारे इंटरनल जो लॉज है, उसके हिसाब से उस मामले का इंट्रोगेशन होता है और उस पर मुकदमे चलाए जाते हैं अगर जो इंटरनल उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं। और बाकी अगर इंटरनेशनल है तो उसके लिए हम डिप्लोमेटिक फोरम पर उस बात को उठाते हैं। एक अंतिम सवाल डॉक्टर अशोक प्रियवंशक से, सर अब आगे क्या होने वाला है? नहीं, भारत और पाकिस्तान के बारे में आपका जी सवाल है। जी देखिए, भारत बहुत मजबूत राष्ट्र है, उसकी अपेक्षा पाकिस्तान बहुत कमजोर है हर मामले में। वह लड़ाई नहीं चाहता है क्योंकि लड़ने की परिस्थितियों में नहीं, यह स्वीकार है। दूसरी सबसे बड़ी जीत हमारी है कूटनीतिक जीत। पाकिस्तान ने पिछले 3 दशकों में जो गुनाह किया है उससे उसके सारे पड़ोसी त्रस्त हैं, ईरान हो, अफगानिस्तान हो या भारत हो। यह पूरी दुनिया जान रही है, देख रही है। आज तक वहाँ हमारी आवाज सुनी नहीं जाती थी। वहाँ के पले बड़े आतंकवादी अमेरिका तक जाके विस्फोट किए हैं। तो यह एक स्थापित सत्य है कि पाकिस्तान की 4 दीवारी में ये प्रशिक्षित होते हैं और पूरी दुनिया को लहूलुहान करते हैं। आज भारत के नेतृत्व ने पूरी दुनिया को ये संदेश देने में सफलता पाई है कि हाँ, ये
पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है जो पूरी दुनिया में फैल रहा है। इसका परिणाम यह है कि आज भारत ने उसकी टेरिटोरी में घुसकर मारा और अपनी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। उसने जो हमला किया वह पाकिस्तान पर नहीं था, बहुत साफ शब्दों में कहा है कि हमारा युद्ध आतंकवादियों के खिलाफ था, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था। पूरी दुनिया ने इसकी सराहना की है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसने इंटरवेन किया है और नतीजा इसका यह है कि चीन जैसा उसका सदाबहार दोस्त भी उसके साथ नहीं है। इस्लामिक कंट्रीज जिस पर उसे बहुत गुमान था, जिसका वह संस्थापक सदस्य था, उसका कन्वेंशन में भारत का विदेश मंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है और पाकिस्तान उसको बाईकाट करता है और उसके साथ एक भी देश खड़ा नहीं है। कहाँ खड़ा है दुनिया में? इतने बड़ी दुनिया में, पूरे विश्व में पाकिस्तान के साथ आज एक भी देश खड़ा नहीं है मजबूती से। इसके पीछे वजह क्या है? पूरी दुनिया यह जानती है, स्वीकारती है कि वह आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है और जल्दी से जल्दी उसको क्रश किया जाना चाहिए। अगर भारत ने ये पहल की है तो ये भारत का साहस है, भारत का सिर्फ नेतृत्व है, भारत की सेना है जिसने आज अपने स्वाभिमान का और अपने शौर्य और पराक्रम का एहसास दिलाया है। हमें उसको नमन करना चाहिए और आने वाले दिनों में भी हमारे इस पराक्रम को बचाए रखने की जिम्मेदारी हम 125 करोड़ लोगों को है। तकनायतुल जी, एक अंतिम सवाल। आप हमेशा जो समाज है उससे आप बदलाव चाहते हैं, आप चाहते हैं, आप जो बोलते हैं उसमें ये बात हमेशा स्पष्ट होकर आती है कि अगर पूरे देश में या पूरे समाज में कोई बदलाव करना है तो उसके लिए आम आदमी, राजनेता नहीं। तो जो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, पिछले 72 वर्षों से तनाव है और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 1989 से ये ज्यादा तनाव है, तो इसका जो समाधान है ये दोनों समाज कैसे देखता है और कैसे हो सकता है? देखिए, दो ही बातें होती हैं। पहला प्रयास, ये आप भी जानते हैं कि पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हम शांति समझौता करें, यह पहला प्रयास। दूसरा प्रयास ये है कि कूटनीतिक चाल रख के उसको सामान्य बनाया जाए। और तीसरा प्रयास ये होता है, पूरा आवाज आ रहा समाज का ये सवाल पूछा जाना कि समाज के स्तर पर इसका समाधान कहाँ तक है। मैं समझता हूं कि समाज ही सब कुछ बनाता है। राजनीति के प्रति निर्णय लेना भी समाज का ही काम है, दायित्व है। समाज के दूसरे वर्गों को, नई पीढ़ी को अपने हिसाब से समझाना भी समाज ही का काम है। अड़ोस पड़ोस को अच्छे विचारों तक ले जाना, देश प्रेम समझाना भी समाज ही का काम है। और मैं समझता हूं कि इसमें समाज की बड़ी भूमिका है। समाज की वैसी भूमिका होनी चाहिए जिससे राजनीति को भी यह समझ में आए कि अगर हम कोई निगेटिव सोच रखते हैं तो हमारा हश्र क्या होगा। एक बात अभी हमारे पांडे जी ने कहा कि कानूनी तौर पर ये निर्णय लिए गए थे। देखिए, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आप सभी लोग समझने वाले हैं और मैच्योर लोग हैं। हमारे दादा अगर तलवार खरीद कर रखी जाए और हमें मालूम हो कि हमारे पास तलवार है लेकिन हमें चलाना ही ना आए, तो उस तलवार का कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। 70 साल से यह कानून तो था ही, 1949 का कानून है, 49, लेकिन 49 वर्षों में उसको कहां अप्लाई किया गया है, जरा इस पर भी गौर किया जाए। तो कभी कभार युद्ध के मौके पर इस तरह से किया गया है, लेकिन इस बार
यह कानून स्वतः बिना हमारे कहे ही हमारा पड़ोसी मुल्क समझ गया कि इस कानून को हमें फॉलो करना चाहिए और हमें इस जिसको हमने पकड़ा है उसे छोड़ देना चाहिए। यह हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की सरकार, यहाँ के आम आदमी की इच्छा शक्ति की वजह से ऐसा हुआ है। और मैं समझता हूं कि एक बार भी किसी ने अगर नहीं कहा कि आप उस कानून को फॉलो कीजिए और बिना कहे हमारा पड़ोसी सीधे रास्ते पर आ जाए, तो मैं समझता हूं कि हम एक कदम आगे बढ़े हैं। हमारा समाज उस बात को महसूस करे और सामाजिक स्तर पर सबसे पहले जरूरी है कि हम में राष्ट्रीयता हो। जब तक राष्ट्रीयता नहीं होगी तब तक इन बातों को नहीं समझा जा सकता है। मुझे दुख है कि हमारे कुछ राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल के कुछ नेता कुछ इस तरह के सवाल करते हैं। जहां जहां सवाल वो करते हैं तो विदेशों में उन पर एक राष्ट्रभक्ति पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और उसका फायदा हमारा पड़ोसी मुल्क उठाता है। इससे हमें बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नारद मीडिया के स्टूडियो में आप सभी आए और इतनी गंभीर मुद्दे पर आप लोगों ने चर्चा किया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।